हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फिजिक्स का 4th चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन। हम लोग ने फिजिक्स का 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया उस चैप्टर्स का। सो अभी हम लोग ये चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और इसका भी बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये चैप्टर में हम लोग 3 पार्ट में मोस्टली कवर कर देंगे। एंड फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रॉकेट प्रपल्शन, एंड लास्टली हम लोग जो फ्री बॉडी डायग्राम में जो डिफरेंट फोर्सेस लगते एंड वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन कंटिन्यू करेंगे उसका दूसरा पार्ट, पूरा फ्री बॉडी डायग्राम डिटेल में हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करते। ये पूरा फर्स्ट लॉ समझने से पहले हम लोग को इसके जो लाइंस में हम लोग को जो चीजें दी गई है ना वो समझते, जो कि जैसे एक बॉडी को उसके फिजिकल स्टेट में डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तो वो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन में है। करेक्ट, यूनिफॉर्म रेस्ट में होगा तो उसका वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। मतलब इधर दोनों जो स्टेट हम लोग ने डिफाइन किया वो एक तो उसके वेलोसिटी के ऊपर ही डिपेंड है। करेक्ट, एंड जो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तो उसका मतलब क्या, स्पीड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या एक्सीलरेशन 0 रहेगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट, तो अभी ये चीज हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। इतना समझा सबको? अभी मुझे ये चीज बताओ कि एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए या उसका यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए कुछ फोर्स का नीड है? नहीं। No net force is required to keep the object in the same state. एक ही स्टेट में रखने के लिए कुछ अलग से फोर्स तो नहीं लगाना पड़ता। जैसे इधर एक बुक पड़ा है तो उस बुक को जब तक वो रेस्ट पे, करेक्ट, जब तक मैंने फोर्स नहीं दिया वो शिफ्ट नहीं होगा। करेक्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं ना उस बुक को जब तक नेट फोर्स नहीं मिल रहा, कुछ भी नेट फोर्स नहीं मिल रहा, तो वो चेंज नहीं करेगा उसका स्टेट। तो वही इधर लिखा है, नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन सेम स्टेट। एक ही स्टेट में रखने के लिए कुछ अलग सा फोर्स नहीं लगता। अगर चेंज करना है देन ओनली वी नीड फोर्स। तो अगर हम लोग को चेंज करना है, रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में जाना है, स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में जाना है, या स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करना है, या डायरेक्शन चेंज करना है, तो इन सब चीजों के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। करेक्ट, तो हम लोग बोल देंगे क्या, फोर्स इज अ कॉज ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी। बोल सकते हैं ये चीज कि जो चेंज हो रहा है वो फोर्स की वजह से हो रहा है। करेक्ट, तो अभी मुझे एक चीज बताओ, आप रेस्ट कर रहे हो तभी आपको रेस्ट करने का ही मन करता है, आपको उठ के कुछ काम करने का मन नहीं करता। करेक्ट, ये क्यों होता है? या फिर आप जब इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपका माइंड बोलता रहता है पढ़ाई करते, बट स्टिल यू डू द सेम स्क्रोलिंग वाला काम। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। हम एक इनर्शिया है, इनर्शिया क्या है, जो अपोज करेगा जो चेंज आना चाहिए उसमें। जैसे हम लोग जब रेस्ट कर रहे हैं तभी एक इनर्शिया जैसा हम लोग को फीलिंग आता है कि हम लोग ये नहीं करते, अभी रेस्ट ही करते, खड़े होने का मन नहीं करता, उसको इनर्शिया बोल सकते। या रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उसको स्टॉप करने का मन नहीं करता, तो उसको भी इनर्शिया बोल सकते। तो इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। अभी कॉज ऑफ चेंज इन मोशन क्या है? अभी पढ़ा, कॉज ऑफ चेंज इज फोर्स। तो ये जो फोर्स को अपोज करेगा उसको हम इनर्शिया बोल देंगे। इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, और इनर्शिया मोस्टली मास पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ऐसा क्यों? अब एक हेवियर ऑब्जेक्ट है एंड एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, उन दोनों रेस्ट में है एंड उन दोनों को मोशन में डालना है। तो लाइटर ऑब्जेक्ट का चांसेस है कि वो ज्यादा जल्दी मोशन में चला जाए देन हेवियर ऑब्जेक्ट, बिकॉज इनर्शिया मतलब एक हेवियर ऑब्जेक्ट को ज्यादा मूव करने को इंटेंट नहीं करेगा, बट लाइटर ऑब्जेक्ट कर लेगा, फास्टली मूव कर सकता है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? मोस्टली मास पे डिपेंड करता है। अभी देर आर टाइप्स ऑफ इनर्शिया, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग फर्स्ट लॉ को कवर करते हैं अभी। तो ये जो सब चीजें हम लोग ने पढ़ा उससे हम लोग फर्स्ट लॉ को कैसे डिफाइन करते? देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled to change its state by the action of external force.
जो हम लोग ने 2 स्लाइड्स में पढ़ा ना कि रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, जब तक उस पर फोर्स नहीं लग रहा वो चेंज नहीं होगा। नहीं लग रहा फोर्स तो वो जिस स्टेट में है उसमें ही रहेगा। दिस टेंडेंसी, ये जो टेंडेंसी है, अगर फोर्स लगा तो उस टेंडेंसी को रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास इनर्शिया है, स्टेट ऑफ मोशन। दिस टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन अ स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। स्टेटमेंट 1 समझा होगा और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अभी ये पूरे स्टेटमेंट से ना हम लोग को एक कंक्लूजन मिलता है, इज दैट कि जो टोटल नेट फोर्स होगा ना वो 0 होगा। अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे कंक्लूजन दिख रहा है इसमें? जब ये देखो क्या बोल रहा है, जब एक चेंज कर रहे हैं तो हम लोग ने फोर्स लगाया, करेक्ट, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसको अपोज करने के लिए इनर्शिया लग रहा है, करेक्ट। तो जब फोर्स लग रहा है उसको अपोज करने के लिए इनर्शिया लग रहा है, तो जो टोटल नेट फोर्स हो जाएगा ना वो 0 हो जाएगा। ये हम लोग को स्टेटमेंट 1 से समझता है। जो नेट फोर्स है, क्लियर रखना, नेट फोर्स 0 हो रहा है। अलग अलग फोर्सेस लग सकते हैं बॉडी पे, बट जो टोटल करेंगे सब फोर्स का तब भी जाके वो नेट फोर्स हमको मिल रहा है वो 0 है। एंड नेट फोर्स 0 है, देन नेट एक्सीलरेशन 0 है। तो हम लोग इससे बोल सकते हैं जो बॉडी है वो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, करेक्ट। तो हम लोग ने स्टार्ट भी ऐसे ही किया था कि बॉडी रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में, कंप्लीट भी वही चीज से किया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि आपको समझ। अभी बहुत जन को ये होता है कि ऐसा क्यों है स्टेटमेंट, अभी ऐसा ही है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है। ये ऐसा क्यों है वो हम लोग नहीं ढूंढ सकते, नहीं जान सकते। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग को इससे ये पता चला कि जब फोर्स लग रहा है तो उसको अपोज करने के लिए इनर्शिया लग रहा है, जिसके वजह से हमारा नेट फोर्स 0 हो रहा है, करेक्ट। जब नेट फोर्स 0 हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो बॉडी है वो बैलेंस स्टेट में है, या ये भी बोल सकते हैं जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, बोल सकते हैं ये चीज। तो हम लोग ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और एक नाम दे दिया, दैट इज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, करेक्ट। और हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है उसको रेसिस्ट कौन कर रहा है? इनर्शिया, जिसके वजह से हमारा एफ नेट 0 हो रहा है, करेक्ट। तो हम इस लॉ को ये भी नाम दे सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया करके दे सकते हैं ये नाम। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और कैसे और क्या नाम है, तो ऑप्शन देंगे, आपको ये 2 नाम पता है, देन आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मेन तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम फॉलो करता है, मतलब उसका जो टोटल एफ नेट है वो 0। एफ नेट में घड़ी घड़ी मतलब बार बार यही बोल रही हूँ कि एफ नेट 0 है, ना कि फोर्स। एक भी फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है ऐसा नहीं है, जो टोटल सब फोर्स लग रहा है उनका टोटल इज 0। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आगे क्वेश्चन है उसमें और क्लियर होगा। सो अगर नहीं हुआ है क्लियर देन वेट, आगे हो जाएगा सब क्लियर। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आपको स्टेटमेंट क्लियर है, उसमें जो दिए हुए डिटेल्स क्लियर है बहुत अच्छे से। सो अभी हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया पे। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, एक इज इनर्शिया एट रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा इनर्शिया ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। सो दिस इज मोस्टली, ये पार्ट किसके लिए काम आएगा? अपना थियोरी पेपर के लिए वगैरह अगर लिखना है तो, बट इसमें 1-2 टाइप का क्वेश्चन आता है जो हम लोग करेंगे। फर्स्ट हम लोग एक एक एग्जाम्पल ढंग से समझते हैं। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब जब आप एक बस में हो, बस से वाला एग्जाम्पल शायद सबको पता भी होता है। बस में रेस्ट पे है बस, और बस अचानक से स्टार्ट हुआ, अचानक से स्टार्ट हुआ, आप रेस्ट पे हो तो बस आगे जाएगा, करेक्ट, ऐसे आगे मूव करेगा। और आपका जो बॉडी है वो भी रेस्ट में है, बस अचानक से मूव करेगा तो उसका फ्लोर मूव करते टाइम आपका पैर रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगा। एंड उसको अपोज करने के लिए उस मोशन को, जो आप रेस्ट में देखो, जो एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है ना, वो हमेशा अपोज करेगा उसका ऑपोजिट वाला चीज। अभी जो रेस्ट में है बॉडी, उसको हमेशा रेस्ट में ही रहना है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया हमेशा अपोज करता है जो दूसरा चीज होने वाला है, मतलब जो रेस्ट में उसको रेस्ट में रहना है, जो मोशन में उसको मोशन में रहना है। बट जब जो रेस्ट में है उसको मोशन में कन्वर्ट किया तो कुछ फोर्स लगा, तो उसको अपोज करने के लिए हमारे ऊपर जो इनर्शिया लगता है। तो आई होप ये एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे बस आगे जा रहा है, रेस्ट पे था, आगे गया, तो जो बॉडी था वो रेस्ट पे था, जो बॉडी हमारा जो फ्लोर के साथ कनेक्टेड था वो रेस्ट में था, वो अचानक मोशन होने की वजह से वो आगे चला गया एंड हमारा बॉडी ऐसे पीछे थोड़ा सा फॉल हुआ, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे बस आगे मूव हुआ,
उसको अपोज करने के लिए हमारा बॉडी ऐसे पीछे मूव हुआ, ताकि जो टोटल नेट फोर्स है वो 0 हो गया बॉडी पे। देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, या फिर डायरेक्टली हम लोग जो लॉजिक से बात कर रहे हैं कि बस मूव होने लगा, तो इसका फ्लोर पे पैर था तो वो भी मूव होने लगा, इसकी वजह से उसका बॉडी ने पीछे अपोज किया। दोनों तरीके से हम लोग देख सकते हैं और दोनों तरीके से फर्स्ट लॉ कंफर्म हो रहा है कि ये सही है, फर्स्ट लॉ में जो कंडीशन है वो सही है। अभी ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला एग्जाम्पल, इसमें एक ड्राइवर अच्छे से अपना गाड़ी चला रहा है, करेक्ट, और अचानक से कोई सामने आया तो वो ब्रेक मारेगा, करेक्ट। ब्रेक मारा तो उसका गाड़ी रिटार्ड होगा। रिटार्ड मतलब एक्सीलरेशन पीछे लगने लगेगा इस साइड, करेक्ट। एक्सीलरेशन पीछे लग रहा है एंड वेलोसिटी तो आगे ही था, करेक्ट। एक्सीलरेशन पीछे लग रहा है, उसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। रिटार्डेशन लगने के वजह से पीछे के साइड फोर्स लग रहा है, तो उसका बॉडी अपोज करने के लिए आगे जा रहा है, तो जो टोटल एफ नेट है वो 0 हो रहा है। ये ऐसे समझ सकते हो, या ऐसे भी देखो कि इनर्शिया ऑफ मोशन में तो उसका बॉडी मोशन में ही रहना पसंद करेगा, उसको रेस्ट में नहीं जाना। तो वो अपोज करने के लिए जब जो अचानक से मोशन से रेस्ट में आ रहा है, तभी रिटार्डेशन लग रहा है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। तो जब वो ऑपोजिट साइड में एक्सीलरेशन लग रहा है, तो उसके वजह से वो आगे जा रहा है एंड उसको अपोज कर रहा है, ऐसे भी देख सकते हो। इसमें देखो, इसमें आगे लग रहा है मोशन एक्सीलरेशन, तो बॉडी पीछे अपोज कर रहा है। इधर पीछे लग रहा है तो बॉडी तो बॉडी आगे अपोज कर रहा है, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम लोग ने दोनों तरीकों से देखा कि इनर्शिया के वे में भी मतलब जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, एंड जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, इसलिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोज कर रहा है। या हम लोग ने फोर्स एंड इनर्शिया को देख के भी किया, जिससे हम लोग को पता चला कि एफ नेट रियल में 0 होगा, करेक्ट, जो कि हमारा लॉ है एक्चुअल वाला। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है। इसमें जब हमारा बस एक टर्न ले रहा है या कुछ, तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा ऐसे साइड हो जाते, ऐसे टर्न ले रहा है तो हम लोग ऐसे हो जाते, करेक्ट। ये होता है सबके साथ, बिकॉज हम लोग जिस डायरेक्शन में हमारा इनर्शिया लाइक जिधर है ना, वही चीज हमेशा चालू होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं चाहिए, उसको इनर्शिया बोलते हैं। तो वो जो चेंज आता है ना, उसको कुछ दूसरे डायरेक्शन में हम लोग थोड़ा आगे पीछे होके वो फोर्स को अपोज करके हम लोग जो हमारा नेट फोर्स है ना उसको 0 कर देते। इसके वजह से हमारा जो इनर्शिया है वो बहुत यूजफुल है इस पूरे फर्स्ट लॉ में। जो मेन जो चीज है जो अपोज कर रहा है फोर्स को, जिसके वजह से हमारा जो नेट फोर्स है, नेट एक्सीलरेशन है 0 हो रहा है, वो इनर्शिया है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आप सबको ये पूरा चीज क्लियर हुआ होगा कि इनर्शिया मेनली क्या है। इनर्शिया के वजह से मेन जो चेंजेस आ रहा है हमारे पूरे लॉ में, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी नहीं समझा है देन प्लीज कमेंट डाउन या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करो, सो दैट मैं ये वाला पार्ट नेक्स्ट पार्ट में फिर से रिपीट करूं। अभी आपको और क्लियर होगा क्वेश्चंस के थ्रू। हम लोग ने बहुत क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ तक पे भी बहुत क्वेश्चंस है, सो अच्छे से सॉल्व करो। नहीं समझ रहा प्लीज कमेंट या मैसेज कुछ भी करो, वरना तो इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो आप लोग अगर नहीं समझ रहा है देन। तो नेक्स्ट अभी क्वेश्चंस करते हैं, ओके, सो दैट और क्लियर होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट देन, इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब क्या, अब भी हम लोग ने डिस्कस किया, एफ नेट इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो इट मस्ट बी एट रेस्ट, नहीं, इट कैन बी एट रेस्ट एंड ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन, दोनों हो सकता है। सो दिस इज नॉट राइट। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, मैंने ये चीज ऊपर भी क्लियर किया, एक ऑब्जेक्ट या एक सिस्टम पे फोर्स नहीं लग रहा है ऐसा नहीं है, जो टोटल फोर्स लग रहा है वो 0 है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, इट्स नेट एक्सीलरेशन मस्ट बी 0, हाँ नेट एक्सीलरेशन 0 हो सकता है। अगर इधर लिखा रहता इट्स एक्सीलरेशन मस्ट बी 0, देन ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे ना बहुत सारा फोर्सेस लग रहा रहेगा, तो वो सब फोर्स को जब बैलेंस्ड आउट हो जाएगा तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसका एफ नेट 0 है, ए नेट 0 है। हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि उस पर कुछ फोर्स नहीं है, उस पर कुछ एक्सीलरेशन नहीं है। ओके, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट, बोल सकते एट रेस्ट। देर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ऐसा नहीं है नीचे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फिर जिस पे रखा है उसकी वजह से नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो दिस इज तो नॉट पॉसिबल। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर नॉट इन अ कॉन्टैक्ट विद इट, अगर उस पर फोर्स जो लग रहा है वो कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, देन तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट हवा में ऐसे लटक भी सकता है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कॉन्टैक्ट में ही नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ कोर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर, ये बोल सकते ये सही है, करेक्ट। द बॉडी इज इन वैक्यूम, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रेस्ट पे तो नॉर्मली भी एक बुक को हम लोग रख सकते हैं ना, वैक्यूम में जाएगा तभी रेस्ट पे होगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज सही लग रहा है कि उस पर जितना भी फोर्सेस है उन सब का कॉम्बिनेशन बैलेंस आउट कर रहा है। बैलेंस आउट कर रहा है मतलब इक्विलिब्रियम में है, एफ नेट 0 है, करेक्ट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट, if a force of constant magnitude acts in a direction perpendicular to the motion of the particle, then, अभी ये चीज आपको क्वेश्चन देख के क्लियर होना चाहिए कि इधर कौन सा मोशन का बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि फोर्स मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये वाला केस कभी पॉसिबल है, ओनली इन सर्कुलर मोशन, करेक्ट। तो अभी मुझे बताओ सर्कुलर मोशन में स्पीड, अभी हमारे पास जो मोशन है वो तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट होगा, बट जो ये वेलोसिटी है उसमें स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों डिपेंड करता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, करेक्ट। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो मोमेंटम कैसे यूनिफॉर्म होगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। स्पीड हर उस पे सेम है इंस्टेंट पे, तो स्पीड कैन बी यूनिफॉर्म, सो ए इज द करेक्ट। अभी इधर दिया होता काइनेटिक एनर्जी इज यूनिफॉर्म, देन क्या होता वो करेक्ट होता ऑफकोर्स, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी में जो वी है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग ने सर्कुलर मोशन में पूरा अच्छे से सीखा है, नहीं देखा तो मोशन इन अ प्लेन का थर्ड पार्ट अच्छे से देखो, देन आपको ये चीजें समझ आएगी कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है बट स्टिल रिवाइज हो गया। अ बॉय सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ इन द कंपार्टमेंट्स ऑफ अ ट्रेन विच इज गोइंग टू स्टॉप ऑन अ रेलवे स्टेशन drops an apple aiming at the open hand of his brother sitting vertically below his hands at a distance of about 2 meter. The apple will fall. So इधर ये अपर बर्थ है, ये लोअर बर्थ है, इधर से एप्पल फेंक रहा है, इधर इसका हाथ है, करेक्ट बोल सकते हैं। एंड ट्रेन ऐसे चल रहा है, अचानक से वो स्टॉप होने वाला है, तो कोई भी चीज स्टॉप होने के लिए उसमें रिटार्डेशन लगता है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसके ऑपोजिट में थोड़ा सा एक्सीलरेशन लगता है, उसको रिटार्डेशन बोल देते हैं, करेक्ट। तो ये जो एक्सीलरेशन के इस साइड एक्सीलरेशन लग रहा है, मतलब इस साइड फोर्स लग रहा है, इस साइड फोर्स लग रहा है, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एप्पल है वो इधर फोर्स लगने के, अभी जो एप्पल है जो ट्रेन है वो सब एक मोशन में थे और इन सब का मोशन सेम था, ट्रेन का, एप्पल का, उसके हाथ का, करेक्ट। अचानक स्टॉप होने के वजह से ट्रेन का मोशन रिटार्डेशन लगा मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगने के वजह से जो ये एप्पल था वो तो इसी स्टेट में रहना चाहेगा ना, उस जो मोशन में था उसी मोशन में रेस्ट में आना नहीं चाहेगा इनर्शिया के वजह से, बट जो एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उसको अपोज करने के लिए वो थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, बोल सकते हैं ये चीज, करेक्ट। और एक चीज से हम लोग एक्सप्लेन ये चीज हम लोग ने गाड़ी वाला एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन किया, जैसे उसने रिटार्ड किया तो उसका बॉडी वो मोशन से रेस्ट में ना, इनर्शिया के वजह से वो उसको अपोज करने के वजह से वो थोड़ा आगे चला गया, बिकॉज रिटार्डेशन पीछे लग रहा था। इधर भी वही हुआ, जो मोशन में था वो सब प्रॉपर मोशन में था, अचानक स्टॉप होने की वजह से रिटार्डेशन लगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगा, उसके वजह से उसको अपोज करने के लिए इनर्शिया के वजह से थोड़ा जो एप्पल था वो आगे जाके गिरा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जो भी ऑब्जेक्ट है ना वो जिस स्टेट में है, जिस उसमें है उसमें ही उसको रहना है, रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में।
अचानक चेंज होने की वजह से वो अपोज करेगा, जिसको हम इनर्शिया बोलेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इधर गिरेगा बी। अभी मुझे ये चीज बताओ, इधर स्टॉप ना होता ट्रेन एंड बोल रहे कि एक्सीलरेट होता तो क्या हो जाता? एक्सीलरेट होता तो जो मोशन में है उसको ही उसमें ही रहना है। अगर स्पीड इंक्रीज किया अचानक से तो इधर एक्सीलरेशन लगेगा, करेक्ट। इधर अचानक से मोशन बढ़ने के वजह से वो उसको अपोज करेगा, करेक्ट। और अपोज हमेशा हम लोग को अपोज करेगा तो वो इस डायरेक्शन में आके गिर जाएगा, करेक्ट। ये चीज बोल सकते हैं हम लोग। हमेशा आपने ट्रेन वाले एग्जाम, बस वाले में, गाड़ी वाले में देखा रहेगा, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसको अपोज करने के लिए वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज जब वो आगे जा रहा है उसको अपोज पीछे किया, देन हमारा जो टोटल एफ नेट है वो 0 हो रहा है, तभी फर्स्ट लॉ हमारा इधर वैलिड हो रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आप कनेक्ट कर पा रहे हो। एंड अगर बोलते कि इधर स्टॉप भी नहीं हो रहा, एक्सीलरेट भी नहीं हो रहा, जो मोशन में है उतने ही मोशन में चल रहा है, देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बिकॉज जो चीजें सब एक ही मोशन में चल रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में है, सो देन एप्पल डायरेक्टली हाथ में गिर जाता, करेक्ट। सो अभी के लिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बट हम लोग ने तीनों सिनेरियो स्टडी कर लिया। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर वाले जैसा ही है। अ राइडर ऑन अ हॉर्स फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द हॉर्स सडनली स्टॉप्स, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ हॉर्स, इनर्शिया ऑफ राइडर, लार्ज वेट ऑफ द हॉर्स, ये तो पॉसिबल नहीं है, लूजिंग ऑफ द बैलेंस, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो एक हॉर्स पे था, वो अचानक से आगे गिरा, व्हेन द हॉर्स स्टॉप हो गया, जब हॉर्स स्टॉप हो गया, तो अभी हम लोग ये गाड़ी वाला एग्जाम्पल ही हो गया इधर भी। तो ये किसके वजह से हुआ था गाड़ी में? उस इनर्शिया, मैन के इनर्शिया के वजह से, बिकॉज वो मोशन में था, एक कांस्टेंट मोशन में था, अचानक रेस्ट में आने की वजह से वो आगे गिर गया। तो इधर भी वही चीज हुआ कि हॉर्स एंड जो बॉडी, जो बॉय बैठा था उसका मोशन, इनर्शिया मोशन में था कांस्टेंट। अभी अचानक से वो हॉर्स स्टॉप होने की वजह से उसका इनर्शिया के वजह से चेंज नहीं हो पा रहा था, उसने अपोज किया, इसके वजह से वो आगे गिरा, करेक्ट। तो इनर्शिया ये किसका हो गया? राइडर के इनर्शिया के वजह से वो आगे गिरा, मतलब राइडर आगे गिरा, ऑफकोर्स फॉरवर्ड फॉल हुआ। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम लोग ने वही 3 टाइप सेम क्वेश्चन कर लिया, एक ही चीज पे, जो पीछे स्टॉप हो रहा है, मोशन से रेस्ट में जा रहा है, उसी चीज पे हम लोग ने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया। सो आई होप अभी ये वाला चीज क्लियर है सबको। अभी नेक्स्ट, एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन। ये चीज तो हम लोग ने मूवीज वगैरह में भी देखा है। जो अभी एक एथलीट है वो भाग रहा है, उसका एंडिंग आ गया, देन वो रेड रिबन के साथ और आगे भाग के देन स्टॉप होता है। ऐसा क्यों होता है? यही चीज है ना, एक जो मोशन में है उसको मोशन में ही रहना है, इसके वजह से, इनर्शिया के वजह से, ऑफ कोर्स। तो ये कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, क्योंकि वो मोशन में, उसको मोशन में ही रहना है, करेक्ट। तो इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी इधर इनर्शिया, अभी बहुत जन बोलते हैं वो आगे जाके रेस्ट पे हो जाएगा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हुआ ना? नहीं, जो चीज जिस पे है उस पे ही रहेगा, उस मतलब अभी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहते हैं, इसकी वजह से उस पे इनर्शिया ऑफ मोशन लगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्ट्रिंग को। फर्स्ट तो ये ए स्ट्रिंग, ये बी स्ट्रिंग। अभी आपने सडनली पुल किया तो क्या हो जाएगा? कौन सा स्ट्रिंग से टूटेगा? एंड स्लोली पुल किया तो कौन से स्ट्रिंग से टूटेगा? मुझे बताओ। स्लोली हम लोग ने, पहले सडनली का बात करते हैं। अगर सडनली तुम लोग ने इसको खींचा इधर से, तो देन सिर्फ बी स्ट्रिंग आ जाएगा हाथ में, करेक्ट। बिकॉज ये पूरा जो सिस्टम है वो रेस्ट में है, अचानक उस पे मोशन लगने के वजह से ये चीज उसको अपोज कर नहीं पाएगा, करेक्ट। एंड वो आएगा ही नहीं उसके साथ, सो ओनली बी आ जाएगा। बट जब हम लोग ने स्लोली पुल किया, स्लोली इधर से पुल किया, तो देन हमारे पूरा सिस्टम साथ में आ जाएगा। बिकॉज जब हम लोग ने स्लोली पुल किया तो उसके पास पूरा टाइम मिला चेंज होने का मोशन में, करेक्ट। इसके वजह से स्लोली पुल के टाइम इधर से टूट जाएगा एंड सडनली पुल के टाइम सिर्फ बी से टूटेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का बात नहीं है। अभी ये वाला, इसमें भी सेम है, जब सडनली पुल किया तभी क्या होगा, एंड स्लोली पुल किया तभी क्या होगा।
सडनली पुल किया ना तो ये कॉइन जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट में होने की वजह से वो अपोज करेगा, अपोज करने के वजह से जो कॉइन है वो नीचे गिर जाएगा, ना कि कार्डबोर्ड के साथ आएगा। बट जब हम लोग ने ये क्या बोल सकते हैं, कॉइन फॉल्स इन ग्लास, स्लोली पुल किया तो वो जो कॉइन रेस्ट में है उसको स्लोली 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 पुल किया तो वो रेस्ट में ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा तो वो अपोज नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा तो हमारे कार्डबोर्ड के साथ हमारा कॉइन आ जाएगा। करेक्ट। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। अभी इधर देखो फोटो भी है। अभी हम लोग ने इसको अचानक से ऐसे सडनली पुल किया तो वो कॉइन नीचे जाके गिर गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि कॉइन इधर रेस्ट पे था, रेस्ट में होने की वजह से अचानक उस पर कुछ चेंज आया तो उसने अपोज किया, अपोज करने के उसमें वो नीचे गिर गया इधर। बट अगर हम लोग स्लोली पुल करते उसको तो क्या हो जाता, वो रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहता, वो अपोज ही नहीं करता, अपोज ही नहीं करता तो चेंज ही नहीं आता। करेक्ट। तो वो नीचे भी नहीं गिरता, वो हमारे कार्डबोर्ड के साथ बाहर आ जाता। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत ईजी है, ये हम लोग ने स्कूल में भी पढ़े ये एक्सपेरिमेंट्स। सो अभी हम लोग आते हैं मोमेंटम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से समझो। मोमेंटम समझा देन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इजीली समझ जाएगा। सो मोमेंटम क्या है? मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। वेलोसिटी क्या था? मोशन जो है उसको हम लोग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, जो मोशन एक बॉडी में है उसको मोमेंटम बोल देंगे। तो अभी इससे हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला बोल सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। करेक्ट, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। करेक्ट, वेलोसिटी वेक्टर है देन मोमेंटम भी वेक्टर होगा। तो ये मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग वेलोसिटी। मोशन के अलोंग, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? मोशन के अलोंग। तो मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग, वेलोसिटी का डायरेक्शन मोशन के अलोंग। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द मोशन होगा, बोल सकते हैं। अभी यूनिट क्या हो जाएगा? बहुत ईजी है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट फॉर मोमेंटम। तो अभी मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है डायरेक्शन शो करने के लिए। करेक्ट हो सकता है। सो कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हम लोग ने मोमेंटम का बेसिक आइडिया लिया। मेन तो हमें फॉर्मूला से मतलब है, ये दूसरा सब चीज तो हमें पता ही है कि वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए मोमेंटम वेक्टर है, डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होगा। करेक्ट, ये सब चीजें हमें पता है, बस हमारे लिए फॉर्मूला अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोमेंटम का भी हम लोग एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं जो नॉर्मली बहुत सारे पेपर्स वगैरह में आ जाता है, बिकॉज मोमेंटम ऐसा टॉपिक है वो हर चैप्टर में रिपीट होता है। जैसे अब भी फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर से होगा, फिर रोटेशनल डायनामिक्स में होता है, पर उधर एंगुलर मोमेंटम वगैरह को भी लेके चलते हैं हम लोग। सो अभी हम लोग पहले मोमेंटम समझते हैं, मोमेंटम से हम लोग चेंज इन मोमेंटम समझेंगे। सो हमारे पास एक बॉल है, m मास और u वेलोसिटी से हम लोग ने उसको फेंका। करेक्ट, वो दीवार पे स्ट्राइक हुआ ऐसे जाके एंड देन रिटर्न आया विथ सम u वेलोसिटी। करेक्ट, अभी ये चीज पहले ही समझ लो कि जो हमारा ये साइड है दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी है, मोमेंटम का बात हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटीज होगा। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन हमें पहले ही फिक्स कर लेना चाहिए कि कौन सा साइड हमें पॉजिटिव लेना है एंड कौन सा साइड हमें नेगेटिव लेना है। सो हम लोग ने नॉर्मली ये साइड हम लोग ने पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लिया एज ऑलवेज। सो अभी जब हम लोग ने एक बॉल विथ सम मास सम वेलोसिटी उसको फेंका तो उसमें कुछ मोमेंटम क्रिएट होगा। तो वो मोमेंटम कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी जितना, तो मास m एंड वेलोसिटी u। करेक्ट, अभी इधर हम लोग आई कैप वाले टर्म्स में भी लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे चलेगा, बिकॉज जो पूरा मोशन हो रहा है वो एक ही एक्सिस में हो रहा है। करेक्ट, बट आई सजेस्ट कि आई कैप जे कैप सब लिखते चलो सो दैट इजी हो आगे जाके। सो ये हम लोग देख रहे एस से जा रहा है, मतलब माइनस आई कैप बोल सकते हैं क्या? माइनस आई कैप बोल सकते हैं बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट, वो स्ट्राइक करके बॉल एस से आया तो इधर भी इसका कुछ मोमेंटम होगा। करेक्ट, तो क्या हो जाएगा m इंटू यू, एंड इधर हम लोग देख रहे हैं कि एस से आ रहा है तो पॉजिटिव में, तो प्लस आई कैप लिख देंगे।
अभी हमारे पास P फाइनल है, P इनिशियल है, तो डायरेक्टली हम लोग चेंज निकाल सकते कि कितने का चेंज हुआ दोनों फाइनल एंड इनिशियल में निकाल सकते। तो क्या हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो हम लोग इसको लिखेंगे प्लस आई कैप माइनस ये माइनस आई कैप। तो क्या हो जाएगा mu इधर आई कैप माइनस एन माइनस प्लस हो जाएगा तो mu आई कैप। तो 2mu आई कैप एंड इसको मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल दिया तो डायरेक्टली 2mu आ जाएगा हमारे पास। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 2mu एंड ये सब एक ही एक्सिस में हुआ इसलिए हम लोग को इधर वेक्टर्स वगैरह कुछ ज़्यादा यूज नहीं हुआ। बट नेक्स्ट क्वेश्चन हम भी देख सकते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस पे डिपेंड हो रहा है पूरा मोशन। सो वो कैसे करेंगे वो देखते। ये देखते इसमें हम लोग देख पा रहे कुछ मास m वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा P इनिशियल इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी और कौन सा पॉजिटिव आई कैप। करेक्ट। फिर इधर स्ट्राइक होके ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। करेक्ट। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा P फाइनल mu एंड दिस इज व्हाट J कैप पॉजिटिव J कैप। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल क्या है mu J कैप माइनस mu आई कैप। सो ये क्या हो जाएगा। इसको हमारा रियल आंसर लाने के लिए हम लोग को इसको मैग्नीट्यूड निकालते थे वेक्टर्स का, पता है सबको, वैसे करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू √2mu हो जाएगा। करेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इजी हम लोग ने वेक्टर्स समझा है देन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकते। सो नेक्स्ट ये भी सेम है वैसा जैसे ऊपर किया, बस इसमें हमको जो सेकेंड जो P फाइनल है जो बॉल स्ट्राइक होके जा रहा है तभी हमको कुछ एंगल मिल रहा है। देख पा रहे हो इधर 60 डिग्री का एंगल है। तो हम लोग हमेशा कुछ भी चीज एक एंगल में होगा तो हम लोग उसका कंपोनेंट्स लेते एक्स एंड वाई एक्सिस में एंड देन सॉल्व करते। इधर भी वही करना है। सो हमारे पास P इनिशियल मतलब इनिशियल मोमेंटम तो पता है m इंटू यू आई कैप। फाइनल चाहिए हमको। फाइनल के लिए हम लोग ऐसा कंपोनेंट्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा mu cos 60 तो आ जाएगा mu/2 एंड दिस विल बी √3mu/2। करेक्ट। तो P फाइनल हमारे पास आ गया mu/2 आई कैप इस डायरेक्शन में एंड पॉजिटिव √3 mu/2 J कैप। करेक्ट। अभी चेंज इन मोमेंटम तो आ जाएगा हमारा mu आई कैप/2 प्लस √3mu J कैप/2 माइनस mu आई कैप। सो इधर हम लोग देख पा रहे हैं माइनस mu आई कैप एंड mu/2 आई कैप। तो ये हो जाएगा सॉल्व करके √3mu J कैप/2 माइनस mu आई कैप/2। तो नॉर्मली मैग्नीट्यूड निकालते वैसे निकाल देंगे तो हम लोग को चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 रूट में mu ये इनका स्क्वायर ऑफ कोर्स ये दोनों का /4 माइनस mu का स्क्वायर/4। ये प्लस हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं √4mu का स्क्वायर/4। तो 4 कट हो जाएगा तो हम लोग को जो चेंज इन मोमेंटम आ गया डायरेक्टली इक्वल टू mu आ गया। करेक्ट। सो वेरी इजी क्वेश्चन। करेक्ट। बहुत इजी था। जैसे हम लोग ने फर्स्ट ये सॉल्व किया देन ये सॉल्व कंपोनेंट्स में फर्स्ट तो रिजॉल्व किया देन बहुत इजीली हम लोग जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व किया, मैग्नीट्यूड निकाला, हम लोग को आंसर मिल गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन में। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है बिकॉज ये नीट में मतलब हर 2-3 साल के बाद रिपीट होता है एंड 2-3 साल से आया नहीं है तो मे बी दिस ईयर फिर से आ सकता है। सो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है।
एक बॉल को हम लोग ने कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया, इधर स्ट्राइक होके बॉल फिर से ऐसे गया, करेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है वो जिसको हम लोग ने स्ट्राइक किया, इस बार नॉट प्रॉपरली ऑन एक्स एक्सिस, नॉट प्रॉपरली ऑन वाई एक्सिस, कुछ एंगल पे है, करेक्ट। तो हम लोग को हमेशा क्या करते हैं, कुछ एंगल पे रहेगा तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स उसको रिजॉल्व करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। इधर भी वही करेंगे, तो इसको पहले रिजॉल्व कर देंगे, तो इधर एक आ जाएगा कंपोनेंट एंड इधर एक आ जाएगा, करेक्ट। अभी थीटा इधर है तो विद द हेल्प ऑफ जेड अल्टरनेट एंगल्स, तो इधर आ जाएगा हमारा थीटा, करेक्ट। वैसे ही जब ये बॉल इधर स्ट्राइक हुआ एंड फिर से गया तो ये कुछ एंगल पे था, फिर से इसको हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्स एंड वाई एक्सिस में, तो वो कर दिया। तो इधर एंगल क्या, ये एंगल आ जाएगा हमारा, करेक्ट। सो अभी हम लोग देख पा रहे कि अभी हम लोग को हमेशा करते हैं वैसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे दोनों साइड्स एंड देन सॉल्व करेंगे वैसे, बट इधर एक ट्रिक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम लोग को पता ही होना चाहिए, बिकॉज इतना सब क्वेश्चन करने को हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता। सो अभी मुझे ये चीज बताओ, किस कंपोनेंट के वजह से बॉल स्ट्राइक हो रहा है, ये दोनों कंपोनेंट्स में किस कंपोनेंट्स के वजह से स्ट्राइक हो रहा है? ऑफ कोर्स ये वाला कंपोनेंट, करेक्ट। तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट है? कॉज वाला कंपोनेंट है। देखो थीटा इधर है तो यू कॉस थीटा इधर आ जाएगा, ये वाला कॉज वाला कंपोनेंट है ये, करेक्ट। स्ट्राइक होके फिर से ऊपर जा रहा है, वो कौन से कंपोनेंट के वजह से? ये वाला। तो इधर भी ये जो कंपोनेंट है वो कॉज वाला कंपोनेंट है। सो हम लोग इससे एक फॉर्मूला निकालते, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू 2mu कॉस थीटा। आप विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी ये कॉज याद कैसे रख सकते हैं? एक तो नॉर्मल के साथ जब बॉल कुछ एंगल बना रहा है तब कॉज आएगा, या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट के वजह से बॉल नीचे जाके स्ट्राइक हो रहा है, तो वैसे भी याद रख सकते हो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं पूरा करने नहीं वाली हूँ। आपको करना है तो हम लोग ने जैसे ऊपर किया ना वैसे इधर करके ट्राई करो, यही आएगा लास्ट आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वैसे ही जब हमारा बॉल स्ट्राइक कर रहा है बट एंगल इस बार उसने नॉर्मल के साथ ना बना के उस वॉल के साथ बनाया, देखो इधर, तो हमारा जो ये फॉर्मूला है ना ये हो जाता है 2mu साइन थीटा। तो अभी हम लोग है ना विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स भी ये चीज प्रूव करेंगे। तो अब u इधर है तो हमारा कंपोनेंट्स ऐसे बन जाएगा, ये इधर है, देन हमारा ये इधर आ जाएगा, करेक्ट। अभी ये बॉल कौन से कंपोनेंट की वजह से स्ट्राइक हो रहा है? ये वाले, तो ये कौन सा? साइन वाला कंपोनेंट है, करेक्ट। फिर स्ट्राइक होके ऊपर गया, इधर u वेलोसिटी, तो इसका ऐसे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, करेक्ट। इधर थीटा है, देन इधर भी थीटा है, तो ये बॉल स्ट्राइक पे ऊपर किसके वजह से गया? ये वाले कंपोनेंट के वजह से। ये वाला भी स्ट्राइक साइन वाला है, करेक्ट। तो देन हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला बोल सकते हैं। याद ऐसे इजीली याद कैसे रखना है? वॉल के साथ एंगल बना रहा है साइन, नॉर्मल के साथ वेलोसिटी के साथ एंगल बना रहा है नॉर्मल, देन इट इज कॉज। ऐसे याद रखो, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ट्राई करना है तो आप पूरा एक बार करके देखो, जैसे हम लोग ने ऊपर वाले दो क्वेश्चंस में इसमें जैसे कंपोनेंट्स लेके किया, वैसे दोनों जगह पे कंपोनेंट्स लो एंड पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करो, यू विल गेट द आंसर। सो अभी मोमेंटम समझ लिया, ये क्यों समझा मोमेंटम बीच में ही? बिकॉज हम लोग को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझना है, करेक्ट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मोमेंटम एंड मोमेंटम के वजह से हम लोग फोर्स ढूंढेंगे। तो देखो कैसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to applied external force on that body। तो इससे हम लोग को क्या समझा कि F is proportional to change in momentum by time taken, करेक्ट। तो अभी इधर फोर्स हम लोग दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, एक तो एवरेज टर्म पे, एक तो इंस्टेंटेनियस। एवरेज मतलब पूरे जर्नी के लिए हम लोग देखेंगे कि कितना फोर्स लगा ओवरऑल। इंस्टेंटेनियस मतलब कुछ इंस्टेंट पे हमको चाहिए कि इधर इस इंस्टेंट पे इतना मोमेंटम था तो इस इंस्टेंट पे कितना फोर्स होगा। सो उसके लिए हमारे पास इंस्टेंटेनियस फोर्स है। सो एवरेज फोर्स बहुत इजी है, डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, मतलब एवरेज फोर्स पूरे जर्नी के लिए बात हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? जो पी फाइनल है माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाय जितना टाइम लिया है उतना, करेक्ट। तो एवरेज फोर्स बहुत इजी है, क्लियर, एंड आता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, करेक्ट। सो एंड एवरेज फोर्स के लिए हमेशा टाइम कौन सा? इन टाइम टी करके देके रखते ये लोग, इन टाइम टी, इन, ओके। एंड एट टाइम आया
एट टाइम टी मतलब हमारा इंस्टेंटेनियस फोर्स का बात हो रहा है। तो हम लोग पहले भी इंस्टेंटेनियस कुछ चीज मतलब उस इंस्टेंट पे हमें चाहिए कोई भी चीज, तो हम लोग क्या डिफरेंशिएशन मतलब बहुत छोटे डिफरेंस के लिए इधर हमारा ये तो क्लियर है हमें, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम, करेक्ट। वो चेंज है ना, जब हम लोग डिफरेंशिएशन डी पी लिख रहे हैं ना, इधर डी डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब बहुत बहुत माइन्यूट टाइम के लिए जो चेंज का बात हो रहा है, जो ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट इंस्टेंट का फोर्स हो गया ना, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो हमारा एफ इंस्टेंटेनियस आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम बाय डी टी, करेक्ट। अभी हम लोग को ये पता है जब डिफरेंशिएशन लग जाता है देन वो जो टर्म्स है, जो पी एंड टी का ग्राफ शो करेगा, ग्राफ में जो स्लोप शो करेगा वो फोर्स का होगा, करेक्ट। ये चीज तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से सीखते आ रहे हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पता है। फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द मोमेंटम होगा, ये चीज भी हमें पता है। चेंज इन मोमेंटम जिधर हो रहा है उधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, करेक्ट। अभी हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझते। ये तो हम लोग ने फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को ये वाला मिला, ये मिला। अभी इसको हम लोग और डिटेल में एक्सप्लेन करते और डिटेल में समझते। कैसे, देखो हम लोग ने ये लिख लिया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो हमें कंक्लूजन मिला, करेक्ट। अभी हमारे पास P का वैल्यू है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो हम लोग ने P के जगह पे मास इंटू वेलोसिटी लिख लिया। तो अभी हमारे पास डिफरेंशिएशन है, तो इसको डिफरेंशिएट करते देखते क्या आता है। तो मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन कैसे होता है सबको आता है, तो वैसे किया m dv बाई डी टी प्लस फिर सेकेंड को कांस्टेंट रखा है dm बाई डी टी किया। तो हमें जो कंक्लूजन मिला dv बाई डी टी तो सबको पता है इज इक्वल टू एक्सिलरेशन, तो डायरेक्टली हम लोग ने इक्वेशन में ये लिख लिया f इज इक्वल टू एम ए प्लस वी dm बाई डी टी, करेक्ट। अभी इस इक्वेशन को हम लोग को और इजी करना है, मतलब अभी जब हमारे पास मास कांस्टेंट रहेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास जो मास है वो कांस्टेंट ही रहता है, करेक्ट। मास कांस्टेंट हो जाएगा तो dm बाई डी टी है जो हर मोमेंट हर इंस्टेंट पे जो मास चेंज होने को जो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि हर मोमेंट पे मास चेंज हो रहा है। अगर मास ही कांस्टेंट है देन उसका डिफरेंशिएशन जीरो ही आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इफ मास इज कांस्टेंट देन f इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एम ए, हमारा हर टाइम यूज करने वाला फॉर्मूला। हम लोग हर टाइम f इज इक्वल टू एम ए बोल देते हैं डायरेक्टली। हम लोग स्कूल तक हम लोग को यही चीज बोलते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट ये सच नहीं है। हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज f dp बाय dt एंड देन इसको हम लोग सब सॉल्व करते तभी हमें ये मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला, बट फर्स्ट ये भी होगा ये भी होगा, दोनों होगा। देन थर्ड ये वाला भी हो सकता है, देखो कैसे। इफ v इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन जीरो, ये चीज तो फर्स्ट चैप्टर से सीख रहे, तो ये वाला टर्म चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू v dm बाई डी टी। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को ये भी मिलता है। तो अगर हम लोग को क्वेश्चन आया कि सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा फॉर्मूला को प्रूव किया या कौन सा फॉर्मूला हम लोग को उससे मिला, तो हम लोग ये तीनों फॉर्मूलाज को देखेंगे, ना कि सिर्फ f इज इक्वल टू एम ए जो हम लोग स्कूल में सीखते थे। ओके, अभी बहुत जन को इधर क्वेश्चन होता है कि मास थोड़ी चेंज होता है, मास तो कांस्टेंट ही होगा, बट नहीं। बलून वाले केस में, रॉकेट वाले केस में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उनका मास कम होता जाता है। सो हम लोग इसलिए इधर dm बाई डी टी आ जाता है। तो उस केसेस में हम लोग तभी क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन से हम लोग करेंगे तभी और समझेगा, बट ऐसा नहीं है कि मास हमेशा कांस्टेंट होगा, मास चेंज भी हो सकता है विद टाइम, इसलिए ये फॉर्मूला भी राइट है। सो ये तीन फॉर्मूला अभी हम लोग ने समझा जो कि पूरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को शो करता है। इन तीनों पे ही क्वेश्चंस होगा, डोंट वरी, बहुत इजी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये, इसमें हम लोग को मोमेंटम, अभी हम लोग ने फोर्स के हेल्प, मोमेंटम के हेल्प से फोर्स निकाला, करेक्ट। तो अभी फोर्स के हेल्प से हम लोग मोमेंटम निकाल सकते, कैसे? अभी जब हम लोग ने फोर्स से मोमेंटम से फोर्स निकाला तो डिफरेंशिएट किया, मोमेंटम से फोर्स निकाला, मोमेंटम से फोर्स निकाला तो डिफरेंशिएट किया। देखो तो हमें इधर पता है कि स्लोप ऑफ ये दोनों का ग्राफ क्या रहेगा, f रहेगा, करेक्ट। अभी फोर्स से मोमेंटम निकालना है तो हमेशा क्या करते, इंटीग्रेट करते, करेक्ट। तो इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, f इंटू डी टी, इंटीग्रेशन f इंटू डी टी, तो हमें इसमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, करेक्ट।
तो जो एफ और टी का जो ग्राफ होगा वो भी हमें, उसका एरिया होगा ग्राफ का, वो भी हमें चेंज इन मोमेंटम शो करेगा। करेक्ट। तो ये वाला तो हमारा हर क्वेश्चन के लिए हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में भी यही किया था, सेकेंड में भी यही किया था, थर्ड में भी फिर से यही कर रहे हैं हम लोग। सो दिस इज रट्टा, ये याद ही रहना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मोमेंटम फोर्स, फोर्स मोमेंटम इस पे ही रहेगा एंड ग्राफ आ जाएगा। अलग ही कुछ क्वेश्चन होगा तो ग्राफ आ जाएगा, इससे अलावा दूसरा कुछ क्वेश्चन टाइप्स नहीं है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। सो ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज करते, हमें मोमेंटम से फोर्स ढूंढना है तो डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ फोर्स, फोर्स से मोमेंटम चाहिए तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, और इसमें एफ और टी का ग्राफ हमें एरिया, उस ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन मोमेंटम शो करेगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये अभी बहुत जन को अभी समझो, ये स्टार्टिंग देख रहे, देन आपको समझ रहे कि हम लोग ऐसे करके डिफ्रेंशिएट करके ये क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करके क्यों ऐसा। ये आप फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं समझा है, देन ये थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट आई बिलीव कि अगर वो अच्छे से नहीं समझा है अभी के लिए आपको चाहिए तो आप ये याद रख सकते हो कि ऐसे ऐसे करके हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। मेन हमारा मोटिव होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व होना। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। देखो इधर से 46 पेज तक क्वेश्चंस है हमारे पास। तो स्टार्ट। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg hits a wall at an angle, hits a wall at an angle 60 degree and returns at the same angle. The impact time was 0.2 seconds. The force exerted on the wall is, देख रहे हो डायग्राम दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। सो अभी हमारे पास तो प्रॉपरली डायग्राम देख के रखा है, सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, फोर्स। फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो मोमेंटम ये वाले क्वेश्चंस के लिए कैसे ढूंढते पता है, अगर वॉल के साथ एंगल बना रहा है देन चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, 2mv साइन थीटा। तो क्या है 2 इंटू मास क्या 3 दे के रखा है, वेलोसिटी 10 दे के रखा है, साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन 60 हमारा √3/2। तो ये कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 30√3। करेक्ट। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं 30√3 डिवाइड बाय टाइम टेकन इज 0.2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 300/√3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 150√3 न्यूटन। तो है हमारे पास ये ऑप्शन, हाँ है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझा है, होप इट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू ही है। A 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed at same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.25 seconds, the average force acting on the wall is. सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है करते, बट इधर देखो हमारे पास डायग्राम नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन से ही समझना है कि एंगल किसके साथ बनाया हुआ है। क्या बोला है, इट स्ट्राइक्स अ हार्ड वॉल एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल। विद द वॉल एंगल है मतलब मोमेंटम वाला कौन सा, साइन वाला होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2mu साइन 30। तो 2 इंटू मास कितना है, हाफ, वेलोसिटी इज 12 एंड साइन 30 इज हाफ। ये कट हो जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 चेंज इन मोमेंटम इज 6 kg मीटर पर सेकेंड। देन हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, वेरी इजी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो क्या आ जाएगा 6, इधर 2 इधर कर देते तो 25 डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। तो 4 इंटू 624 न्यूटन आ जाएगा। सो सी इज द करेक्ट। ऊपर किया वही क्वेश्चन था, करेक्ट, बहुत इजी है। नेक्स्ट, अ प्लेयर caught a cricket ball of mass 150 gram moving at an rate of 20 meter per second. If the catch process be completed in 0.1 second, sorry, then the force of the blow exerted by the ball on the hands of the player is. तो
तो इसमें भी हम लोग को सेम है, फोर्स चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम देके रखा है। सो अभी मोमेंटम कैसे ढूंढेंगे? अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ द कैचिंग प्रोसेस, हाँ बहुत ईजी है, मोमेंटम डायरेक्टली m इंटू वी कर देंगे, इधर मास 150, इसको हम लोग को kg में करना पड़ेगा तो 10⁻³ एंड 20 मीटर पर सेकेंड एंड हमारे पास टाइम इज 0.1। सो हम लोग लिख सकते हैं 150 इंटू 20 इंटू 10 कर देंगे तो हो जाएगा, हमारा 1 चला जाएगा एंड 10⁻³ तो -3 1 2 3 3 0 है हमारे पास, तो 15 इंटू 2 ही बचा, तो ये कितना हो गया 30 न्यूटन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी PYQ ही है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करेक्ट इक्वेशन इज, ये चीज हम लोग ने डिस्कस किया है ऊपर, ये वाला इस न्यूटन लॉ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन है, ये भी है, ये भी है। सो ऑल ऑफ दिस, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट, द मोमेंटम p ऑफ अ पार्टिकल इज वेरिंग विथ टाइम t एज ये p इज इक्वल टू 2 + 3t²। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स इज, तो हमारे पास क्या हो जाता है इंस्टेंटेनियस का डिफ्रेंशिएशन ऑफ v का एंड देन टाइम, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6t, करेक्ट 60। तो अभी t का वैल्यू डाल देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, t का वैल्यू 3 सेकेंड्स में पूछा है तो 6 इंटू 3 18 न्यूटन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था एक्चुअली। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। अ बॉय ऑन द ग्राउंड हिट्स द बॉल vertically upwards with a bat with an average force of 200 Newton so that it attains a vertical height of 45 meter. The time for which the ball remains in contact with the bat is, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये अच्छे से डिकोड करते हैं। पहले तो क्या है, बॉल आया कुछ 20 मीटर हाइट से, बैट पे स्ट्राइक हुआ, फोर्स लगा 200 न्यूटन एंड फिर इधर से 45 मीटर हाइट तक गया एंड इधर बहुत क्लियरली लिखा है बॉल इज ड्रॉप्ड, मतलब इधर का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इधर जो टाइम है वो हमें ढूंढना है। इधर ये जो बॉल है जब स्ट्राइक हो रहा था तभी उसका इनिशियल 0 रहेगा, फिर कुछ जाके वेलोसिटी आया रहेगा फाइनल, करेक्ट। तो अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ फोर्स डेल्टा p एंड दिस, ये फॉर्मूला से ये ढूंढ सकते हैं, ये हमारे पास है, ये विद द जो वैल्यूज हमें दिया हुआ है ये वाले उनसे ढूंढ सकते। सो फर्स्ट हम लोग ढूंढेंगे p इनिशियल, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो कि हमारा इसके वजह से आया, इधर स्ट्राइक होने की वजह से, तो वेलोसिटी ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, वेरी इजी, v इज इक्वल टू √2gh, बिकॉज u इज तो 0 तो डायरेक्टली ये लिख सकते। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 20 तो आ जाएगा 400, तो v आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। एंड देन हम लोग ढूंढ सकते हैं p फाइनल वाला वेलोसिटी। कैसे, इधर उसका वेलोसिटी जब स्ट्राइक हुआ तभी 0 था, फिर स्ट्राइक होने के वजह से वो 45 मीटर अप गया, तो इसमें भी हम लोग डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला से ढूंढ सकते। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 45 तो इक्वल टू √900, तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, v इनिशियल v फाइनल। देन हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा m v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम हमें ढूंढना है। तो क्या आ जाएगा 200 न्यूटन है हमारे पास, डेल्टा p 50 ग्राम्स है, देखो क्वेश्चन में -3, ये देखो ग्राम। सो एंड v फाइनल, अभी हमारे पास v फाइनल कौन सा है, ये वाला ऊपर गया, तो नॉर्मली क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे एंड नीचे वाला नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30, फिर माइनस। अभी इधर देखो ये इनिशियल वेलोसिटी नीचे आ रहा है तो इसका डायरेक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना, यही मिस्टेक बहुत जन करते हैं, डायरेक्शन नहीं लेते हैं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो ऐसे क्वेश्चन में बनाओ, डायग्राम बनाओ एंड देखो कि डायरेक्शंस वाला चीज आ रहा है कि नहीं, ओके।
सो इधर माइनस ऑफ -20 हो जाएगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो अब ये डेल्टा टी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना 50 इंटू 10⁻³ इंटू 50 फिर से डिवाइड बाय 200। तो इधर से 0 0 कट, तो हमारा 5 इंटू 5 10⁻³ इंटू 25/2 हो जाएगा। तो 10⁻25 10⁻3 इधर लिख देंगे, 1000 इंटू 2 कर सकते हैं ये चीज। तो इधर क्या आ जाएगा 40, करेक्ट। तो हमारे पास आ गया 1/80 सेकेंड्स। मतलब जो टाइम था ये वाला जो हमें पूछा है, द टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द बैट इज 1/80 सेकेंड। 80 ऑफ ये सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब टफ क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास 1 kg. Okay, during this time the body attains a velocity of 30 meter per second. The time for which the force acts on the body is okay. क्या बोला है? A force of 6 Newton acts on a body at rest of mass 1 kg. Correct. During this time the body attains a velocity of 30 meter per second. The time for which the force acts on the body, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे ये फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। फोर्स दे के रखा है 6 न्यूटन, ये हो जाएगा वी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन फिर से ढूंढना है। मास हमारे पास है 1 kg, वेलोसिटी फाइनल कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, माइनस 1 kg इंटू इनिशियल वेलोसिटी 0/6, तो आ जाएगा 30 माइनस 1/6। करेक्ट। सॉरी इधर 0 आ जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्टली 30/6 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर द गिवन मोमेंटम टाइम ग्राफ फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल ए एंड बी। सो अभी हम लोग के पास ये पता है F इज इक्वल टू dp/dt। करेक्ट। तो इधर हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को फोर्स चाहिए, तो डायरेक्टली हम लोग स्लोप के हेल्प से ढूंढ सकते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ ए बाय फोर्स ऑफ बी इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऐसे ही ढूंढते हैं, फर्स्ट चैप्टर में सीखा है बहुत अच्छे से। सो ए का कितना है 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा tan 30 1/√3 एंड tan 45 इज 1। तो हम लोग को जो FA/FB मिलना है वो है 1:√3। आई होप दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। डायरेक्टली हम लोग को ये वाला स्लोप वाला कंसेप्ट लगाना है, मतलब डिफरेंशिएशन में रहेगा, उनके ग्राफ हम लोग को स्लोप देता है फोर्स का, वो पता है सबको। सो इजी क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg is acted on by a force which varies as shown in the graph below. The momentum acquired is given by Ft। ग्राफ क्या शो करता है, एरिया दैट इज चेंज इन मोमेंटम। करेक्ट। तो हम लोग इसके डायरेक्ट एरिया से मोमेंटम ढूंढ सकते हैं, बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा सो इसका एरिया ये हम लोग डायरेक्टली हाफ इंटू 2 इंटू 10, ये ट्राइंगल का 10 आ जाएगा, एंड देन इस रेक्टेंगल का क्या 4 इंटू 10 प्लस 40, तो 15 न्यूटन पर सेकेंड। वेरी इजी। आई होप दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ फोर्स F न्यूटन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन XY प्लेन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 to 2 seconds। राइट, नाइस क्वेश्चन। तो क्या है हमारे पास dp/dt, बस हमारे पास फोर्स है, तो इधर ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा ऐसे F/dt। करेक्ट। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t i कैप प्लस 3t² j कैप dt, एंड हमारे पास लिमिट से 0 से 2 सेकेंड्स तक। तो इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगा 2t²/2, तो इधर से 2 i कैप प्लस 3t³/3, तो ये 3 का j कैप dt। तो हमारे पास फाइनली आ गया इस t² i कैप प्लस t³ j कैप, एंड इसका लिमिट से 0 से 2, तो डालो लिमिट 0 डालोगे तो कुछ नहीं आने वाला, 2 से 4 i कैप प्लस 8 j कैप
तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ऐसे आ गया, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है हम लोग को, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड इज रूट में 16 प्लस 64, तो आ जाएगा रूट 80। आई होप दिस इज वेरी क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एम is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds is। एरिया निकालना है, बहुत इजी, हम लोग ने सेम क्वेश्चन ऊपर किया, ये होमवर्क PYQ अच्छे से करना। नेक्स्ट, अ फोर्स F इज इक्वल टू 12 minus 3t varying with time acts on the particle moving along x axis starting from v is equal to 0. Particle is taken along x-axis. Find the momentum of the particle at t is equal to 10 seconds. बहुत इजी है, कैसे हम लोग डायरेक्टली मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ढूंढ सकते हैं इंटीग्रेट करके। एंड हमारे पास लिमिट है 0 से 10 सेकेंड्स तक, करेक्ट। सो अभी इधर t इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली नहीं देख के रखा, बट v इज इक्वल टू 0 है, जो कि ओनली पॉसिबल t इज इक्वल टू 0 पे है, करेक्ट। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 10 0 12 माइनस 3t dt। सो आ जाएगा 10 0 12t माइनस 3t स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12t माइनस 3t, 10 और 0 तो 120 माइनस 150 आ जाएगा, तो माइनस 30 जितना आ जाएगा, ऑप्शंस माइनस 30 आई कैप, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर विथ मोमेंटम रो एन एस, रो न्यूटन पर सेकेंड, रो न्यूटन सेकेंड इन 0.5 सेकेंड्स इज वेरी इजी। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो हमारे पास मोमेंटम कितना है, रो जितना, एंड टाइम टेकन इज 0.5, तो हमारा फोर्स कितना आ जाएगा 2 रो, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना at t is equal to 0 seconds. After t is equal to 2 seconds, the velocity of the body is this. The change in momentum is, बहुत इजी क्वेश्चन है। चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो p फाइनल क्या है, मास हमारा सेम है दोनों में, फाइनल वेलोसिटी 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये ब्रैकेट में होगा, ये चेंज हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने पे। हमारे पास मास कितना है 5 kg, तो आ जाएगा 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप, करेक्ट। तो प्लस 6 जे कैप माइनस 6 जे कैप कट, तो 5 इंटू आ जाएगा 8 आई कैप, जो कि इक्वल टू है 40 आई कैप। तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो अलोंग हमारा एक्स एक्सिस होगा 40 आई कैप, करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप है। देखो, अ बलून हैज 2 ग्राम ऑफ एयर, a small hole is pierced into it. The air comes out with a velocity of 4 meter per second. So if the balloon shrinks completely in 2.5 seconds, the average force acting on the balloon is. So ये क्वेश्चन क्या है, जब हम लोग एक बलून था, हाँ, उसमें 2 ग्राम का अंदर एयर था, फिर एक इस पे होल कर दिया, देन ये होल करते तो कैसे ऐसे उड़ते 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 जाता है, करेक्ट। तो ये कंप्लीटली श्रिंक हुआ t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स पे, एंड इसका वेलोसिटी कितना था इधर 4 मीटर पर सेकेंड जितना। तो इससे हम लोग को पूछा क्या है कि फोर्स कितना होगा। तो ये चीज हम लोग ने सीखा है, जब मास चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग v इज इक्वल टू dm/dt करते थे, करेक्ट। तो हमारे पास इधर v है, हमारे पास मास है, हाँ है, हमारे पास टाइम है कि कितना टाइम लगा, वो भी है 2.5। तो हम लोग डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस ढूंढ सकते हैं फोर्स कितना है, ढूंढ सकते, बहुत इजीली ढूंढ सकते। तो क्या आ जाएगा 8/2.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इधर हटा दिया, इंटू 10 कर दिया, तो 80/25 हो जाएगा, करेक्ट। तो 5 5 एंड 80 कितने में 16, तो 16/5 कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू
16/5 इज इक्वल टू 3.2, करेक्ट, 3.2 न्यूटन. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. ये बहुत इजी क्वेश्चन. ओह सॉरी, इसमें हम लोग ने और एक मिस्टेक किया है. डी ऑप्शन नहीं रहेगा इधर हम लोग ने जो मास है वो ग्राम्स में लिया है. हम लोग को 10⁻³ करना पड़ेगा इधर, तभी हम लोग को रियल आंसर मिलेगा. तो क्या आ जाएगा 0.0032. हाँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second. The force necessary to keep the belt moving at a constant velocity v is. So sand drop हो रहा है. कन्वेयर बेल्ट पता है ना, ऐसा वाला रहता है, इस पे sand drop हो रहा है ऐसे. कौन से m kg per second, मतलब kg per second is mass by time. तो हम लोग को इधर जो मास है वो कौन सा कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, करेक्ट. तो अभी हम लोग इसका फोर्स कैसे ढूंढ सकते हैं? डायरेक्टली v dm/dt करके. हमारे पास v का v है, v वेलोसिटी v है, एंड dm/dt हमारे पास m है. तो डायरेक्टली m इंटू वी हमारा फोर्स हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये PYQ है, ये PYQ है. तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में जहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है एंड डायरेक्टली लग रहा है. इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है. अब बस ये यूनिट्स देख लोगे तो भी आपको समझ जाएगा कि हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. तो अभी बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की. थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे फेवरेट वाला मोशन लॉ है हमारा, इन सबको पता होता है ये लॉ. सो पढ़ते क्या है स्टेटमेंट. देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन फोर्स. ये चीज़ सबको पता है. एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट बॉडी एट द सेम टाइम. ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है. जैसे हम लोग हमेशा एक ही एग्जाम्पल से समझते. एक टेबल पे एक बुक रखा है या कुछ मास रखा है, इस पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एंड इस पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, करेक्ट. अभी सबको ये लगता है कि ये ऑब्जेक्ट पर ही दोनों फोर्सेस लग रहा है, बट दिस इज नॉट ट्रू. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और ऑब्जेक्ट के वजह से वो फोर्स लग रहा है. बट ये जो नॉर्मल फोर्स है ना वो टेबल के वजह से लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो हम लोग इधर बोल सकते हैं ना कि दोनों फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा है एंड इसके ये एक्शन के वजह से इधर इसका ये एक्शन के वजह से इसका ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है, बट दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे. ये ध्यान रखना. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स मस्ट बी ऑफ अ सेम नेचर ऑफ फोर्स. सेम नेचर ऑफ फोर्स मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे ऑफ कोर्स. और एक एग्जांपल है, लाइक हम लोग गन वाला केस है जिसमें हम लोग ऐसा गन करते हैं. आप लोग ने मूवीज में देखा रहेगा, गन को शूट करने के बाद थोड़ा सा ऐसे पीछे जाते हो. ये क्यों होता है? जब आपका शूट हुआ है ना, वो बुलेट है ना, बहुत ज्यादा फोर्स में आगे जाने के वजह से आपके ऊपर रिएक्शन आता है ना, आप थोड़ा सा पीछे होते हो. तो इधर भी आप देखोगे दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स लग रहा है बट सेम टाइम पे. सो वो भी एक एग्जाम्पल है हमारा. सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी इजी. बस आपको ये 3 चीजें याद रखना है एंड दिस इज डन. अभी हम लोग इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन है वो करते हैं एंड देन विल जम्प टू नेक्स्ट टॉपिक. दैट इज वॉकिंग इज पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ. हम लोग चल क्यों पाते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के वजह से ना, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के वजह से नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन सोच सकते हैं, जैसे हम लोग चल रहे तो मिट्टी ऐसा पीछे जाता है, करेक्ट, ऐसा. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के वजह से हम लोग चल पाते हैं. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये पता होगा, ये हम लोग ने स्कूल में पढ़ा है ऑफ कोर्स. नेक्स्ट, द गन रिकॉइल्स आफ्टर फायरिंग अ बुलेट ड्यू टू, ये अब भी मैंने एग्जाम्पल दिया, ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये बहुत ईजी था. इम्पल्स. इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम. ओके, इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स. जैसे हम लोग मोमेंटम कैसे ढूंढते थे? चेंज इन मोमेंटम, इंटीग्रेशन ऑफ FDT. वैसे इधर भी हम लोग इम्पल्स ढूंढ सकते हैं बिकॉज इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम ओनली. कुछ नया टॉपिक नहीं है, बस चेंज इन मोमेंटम को एक नया नाम दे दिया इम्पल्स करके. ये वेक्टर क्वांटिटी होगा बिकॉज अलोंग द फोर्स उसका डायरेक्शन होगा, दैट्स इट. हम लोग को इसमें याद क्या रखना है? इम्पल्स दिया है मतलब हम लोग को चेंज इन मोमेंटम ही ढूंढना है, दैट्स इट. उसका सिर्फ अलग से एक नाम दे के रखा है, ये कोई अलग सा टॉपिक नहीं है. हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे, आपको उससे क्लियर हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते.
द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स डेवलप बाय द मास 0.2 kg विच चेंजेस इन वेलोसिटी इतना से इतना। ये डायरेक्टली क्या हम लोग चेंज इन मोमेंटम करते वही हो गया इम्पल्स, तो आई से इम्पल्स को डिनोट करते तो क्या आ जाएगा हमारा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। करेक्ट। तो ये सब सॉल्व करो। अभी ये हम लोग ने ऊपर भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, ये बहुत इजी है, तो आप खुद से सॉल्व करो। ये आंसर आ रहा है देन आपने करेक्ट सॉल्व किया है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ इम्पल्स आई वेरीज विथ टी एज इतना 20 मीटर पर द चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम एट। तो ये क्वेश्चन कैसे हम लोग को, एक तो ये kg मीटर पर सेकेंड में जो इम्पल्स दे के रखा है इस 20 t स्क्वायर माइनस 40 t। करेक्ट। एंड पूछा क्या है कि मिनिमम चेंज कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम एट। तो ये कैसे ढूंढेंगे हम लोग, बहुत इजी है। इसको चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते। करेक्ट। अभी हम लोग को टी का वैल्यू चाहिए जहां पे चेंज बहुत मिनिमम होगा। चेंज मिनिमम होगा मतलब फोर्स मिनिमम होगा, बोल सकते हैं ये चीज। तो फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt करेंगे तो हम लोग को ये इसका डिफरेंशिएशन कितना मिल जाएगा 40t माइनस 40t। तो इधर जब चेंज बहुत मिनिमम इज इक्वल टू 0 है तो हम लोग ऐसे करके 40 इधर t चला जाएगा, सॉरी 40t माइनस 40, तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 40t माइनस 40। तो हम लोग कर देंगे 40t इज इक्वल टू 40, देन t का वैल्यू आ गया 1 सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं ना चेंज ऑफ मोमेंटम इज मिनिमम एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड बोल सकते हैं। तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, when a ball of mass 5 kg hits a bat with a velocity of 3 meter per second in positive direction and it moves back with a velocity 4 meter per second, find the impulse in SI unit। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हम लोग ने बहुत बार किया हुआ है। सो आई वांट कि आप खुद से करो बिकॉज बहुत इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इधर ये ध्यान रखना कि ये इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड इट मूव्स बैक विथ वेलोसिटी 4, मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखना है इधर, उसके वजह से आंसर चेंज होगा। इन ऑप्शन दोनों देके रखा है। क्वेश्चन देखते, द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑन द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ओके, तो इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम मतलब ही m v फाइनल माइनस v इनिशियल। बट हमारा ग्राफ इज xt ग्राफ, तो xt ग्राफ का स्लोप शोज वेलोसिटी। करेक्ट। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्लोप वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं एंड देन हम लोग मोमेंटम ढूंढेंगे, चेंज इन मोमेंटम ढूंढेंगे, दैट इज इम्पल्स। करेक्ट। तो हम लोग को क्या बोला है, इम्पल्स ढूंढना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, मतलब 0 से 2 सेकेंड्स के लिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा एंड 2 से 4 सेकेंड्स हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा। करेक्ट। देन हम लोग को 2 सेकेंड्स का इम्पल्स मिलेगा। करेक्ट। तो हमारा 0 से 2, ये 0 से 2 है। स्लोप कैसे ढूंढते हैं ऐसे में, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। करेक्ट, ऐसे ढूंढते हैं हम लोग, या डायरेक्टली y बाय x भी बोल सकते हैं। करेक्ट। तो हमारा y x1 y1 ये है। करेक्ट, एंड दिस विल बी आर x2 y2। अभी इधर क्लियरली दिख रहा है हमारा y2 इज 0, इनिशियल का बात कर रहे हैं, y2 इज 0 माइनस हमारा y1 इज 20, फिर हमारा x2 इज 2 बट हमारा x1 इज 0, तो हमारा हो जाएगा v इनिशियल इज 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड माइनस, फिर v फाइनल वैसे ही ढूंढेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये कट कर दो, ये आ जाएगा x1 y1, इधर हमारा x2 y2, तो इधर का x1 y1 इधर ही x2 इधर y2 रहेगा। करेक्ट। तो y2 हमारा इधर क्या हो जाएगा 20 माइनस 0, x1 इज y1 इज 0 हियर, देन हमारा ये x2 4 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 20/2 जो कि इक्वल है 10 मीटर पर सेकेंड। सो डायरेक्टली अभी फॉर्मूला में डालना है सब वैल्यूज, क्या आ जाएगा, m कितना है हमारे पास 2 इंटू v फाइनल कितना है 10 माइनस ऑफ माइनस 10, तो 10 प्लस 10 ये इतना हो जाएगा, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा। सो हम लोग को मिल जाएगा 40 न्यूटन सेकेंड्स चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स।
सो हमारे पास ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीटेटिवली आते हैं नीट में या क्वेश्चन पेपर्स में वगैरह, जहाँ पे एक्सटी ग्राफ के हेल्प से हम लोग को ढूंढना है इम्पल्स एट कोई भी सेकेंड दे के रखा रहेगा। बहुत ईजी है सर, 2 सेकेंड है एंड समझ जाएगा 2 सेकेंड पे इम्पल्स ढूंढना है, मतलब 0 से 2 सेकेंड्स तक के बीच में इनिशियल वेलोसिटी एंड 2 से 4, मतलब इधर 4 पे एंड हो रहा है जर्नी, तो 2 से 4 तक का फाइनल वेलोसिटी ढूंढ के हम लोग को आंसर निकालना है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इम्पल्स पे। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट गिवन इज इक्वल टू इतना, F इज इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t, where F is in Newton and T is in seconds. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? Impulse पूछा है हम लोग को। Impulse कैसे ढूंढेंगे? with the help of force। So इधर विद द हेल्प ऑफ ये वाला चीज, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0 एज सुन एज इट लीव्स द बैरल। ये हम लोग अगर इधर फोर्स को 0 कर दे तो हम लोग को टाइम t सेकेंड्स मिल जाएगा कि कौन से सेकेंड पे उसका जो फोर्स था वो 0 हुआ था, करेक्ट। देन हम लोग इजीली एवरेज इम्पल्स ढूंढ सकते हैं, बुलेट पे जो इम्पार्ट हुआ था ढूंढ सकते हैं। तो करो पहले ये देखते करके। 600 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ t, तो t आ जाएगा हमारा 600 इंटू 2/10⁵, तो 300 बाय 10⁵, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स पे ये हुआ था। तो हमारा टाइम आ गया 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। यहाँ पे फोर्स जो था वो 0 हुआ था एंड अभी हम लोग को एवरेज इम्पल्स पूछा है जब बुलेट इम्पार्टेड टू द बुलेट, बुलेट पे कौन सा एवरेज इम्पल्स लगा है वो पूछा है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू FDT कर सकते हैं ना। ये चीज़ हमारे पास लिमिट्स भी है, 0 सेकेंड से 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स में कितना उस पर इम्पल्स लगा हम लोग ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो क्या आ जाएगा, F का वैल्यू इज 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा 600t माइनस 2 इंटू t², तो 10⁵ t² डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो t का वैल्यूज हम लोग को डालना है, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ तो 6 इंटू 3 इज 1.8 एंड 2 1 0 1.8 आ जाएगा आंसर, करेक्ट। t तो गया, सॉरी, माइनस इधर t² है तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁶, तो -6 एंड 10⁵ -1 आ जाएगा, तो 9.9 आ जाएगा। तो हम लोग इधर बोल सकते हैं 0.9 न्यूटन सेकेंड्स इज द इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन द बुलेट, बोल सकते हैं ये। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा टफ है, बट ये PYQ था इसलिए हम लोग को करना ही पड़ेगा, आपको सोचना ही पड़ेगा इतने लेवल तक। सो क्या है, हम लोग को फर्स्ट एक हिंट दिया कि फोर्स हुआ है 0 बुलेट का, तभी हम लोग को पूछा है कि टाइम ढूंढने का पूछा। देन टाइम के हेल्प से हम लोग एवरेज इम्पल्स कितना लगा उस बुलेट पे वो ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। तो वही ढूंढा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर एक पूरा सिस्टम है या कुछ हो रहा है, उसमें हम लोग ने एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगाया उस बॉडी पे या उस सिस्टम पे, देन जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा, बोल सकते हैं ये चीज। जैसे F एक्सटर्नल इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम बाय टाइम इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो देन F सिस्टम पूरा 0 हो जाएगा एंड dp मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम बाय टाइम अगर 0 है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट है। अभी मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब वो पूरे सिस्टम के लिए कंजर्व्ड रहेगा, करेक्ट, ये चीज बोल सकते। सो इसमें हम लोग डायरेक्टली ये बोल देंगे कि जो फाइनल मोमेंटम रहेगा उतना ही इनिशियल मोमेंटम रहेगा।
अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने ऐसे लिख लिया कि m1u1 प्लस m2u2 विल इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। v1 एंड u1 क्या इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वो इंडिकेट कर रहा है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ने ऐसे लिखा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मेन फॉर्मूला है हमारा, इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करते। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक बार इधर पढ़ते, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी सिस्टम इज 0 then momentum of body system will be conserved। यही चीज लिखा है जो मैंने बोला। तो इधर क्या f external is equal to differentiation of momentum by time is 0। अगर ये 0 है देन जो p हमारा है वो कांस्टेंट हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये चीज तो हम लोग को पता है, करेक्ट। अभी सो हम लोग इससे क्या कंक्लूड किया कि अगर ये 0 है देन उसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। कुछ मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है इनिशियल में भी एंड फाइनल में भी। मतलब कुछ इनिशियल मोमेंटम हमारा जो है वो इक्वल रहेगा जितना लास्ट फाइनल मोमेंटम रहेगा, करेक्ट। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, लाइक बॉम्ब एक्सप्लोजन। नेक्स्ट इज हमारा गन बुलेट सिस्टम। सो अभी आई वांट कि है ना, इस 2-3 टॉपिक्स है ये बॉम्ब एक्सप्लोजन एंड गन बुलेट सिस्टम, ये आप थोड़ा सा रिवाइज करो एंड मुझे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका टॉपिक क्लियर करेंगे एंड उसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस रॉकेट प्रपल्शन। रॉकेट प्रपल्शन का ना बहुत सारा फॉर्मूलाज है। सो हम लोग ने जितना भी ऊपर पढ़ा है ना उसके बेस्ड पे ही उतना फॉर्मूलाज है। सो आई वांट कि आप ये 3 टॉपिक अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से समझो विद द हेल्प ऑफ जो चीजें हम लोग ने ऊपर पढ़ी है। इसका नोट्स मैं सेंड कर दूंगी, उसके हेल्प से आप समझ सकते हो थोड़ा। एंड नेक्स्ट उसमें हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे एंड देन क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस है इस पे भी। सो ये सब क्वेश्चंस करेंगे एंड विल स्टार्ट विद द आगे का टॉपिक। सो फॉर अभी के लिए बाय बाय एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। लाइक टुमारो ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगी। सो हम लोग कल मिलते हैं, बाय।